नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज जो है वो बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की होगी। क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने ये कहा कि अब वो दिल्ली जाएंगे और नीतीश कुमार के नाम की चर्चा होने लगी कि अब वो खास करके राज्यसभा चले जाएंगे और वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग कई नाम आए, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से खास करके मीडिया में भी चलाया गया और भारतीय जनता पार्टी कहें या जेडीयू कहें, जिनके ऊपर लगभग लगभग आम सहमति जेडीयू के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बन रही थी, वो नाम है सम्राट चौधरी का। लेकिन अब एक नया पेच फंस गया है सम्राट चौधरी को लेकर कि क्या सम्राट चौधरी के नाम पर आरएसएस राजी हो जाएगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें आरएसएस जिस चेहरे को चाहेगी वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का उम्मीदवार होगा, यानी सीएम बनेंगे। और सम्राट चौधरी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनके नाम पर आरएसएस की असहमति है, यानी कि आरएसएस नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम बने। अब इसमें आखिर कहां पेच फंस रहा है, क्यों कुछ नेता जो हैं वो नागपुर जा रहे हैं, नागपुर का दौरा कर रहे हैं। आखिर इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नागपुर से कनेक्शन क्या है और आरएसएस अगर सम्राट चौधरी को नहीं चाह रही है तो फिर आरएसएस किसको बनवाना चाह रही है। आरएसएस की तरफ से भी तो कुछ नाम गया होगा कि इन नामों पर विचार किया जाए। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो खास करके शीर्ष नेता हैं, उनको ये लग रहा है कि आरएसएस को नाराज किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बंगाल में भी जो इलेक्शन है उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को भी अगर दोहराने में कामयाब होगी तो उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में आरएसएस को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करना चाहेगी। इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आरएसएस किसको बनवाना चाह रही है सीएम। और इस चर्चा में हमारे जो खास करके वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नाम अचानक से ये होने लगा कि सम्राट चौधरी को आरएसएस जो है वो नहीं पसंद कर रही है, ये एक तो चर्चा के केंद्र बिंदु में कैसे आ गया, और आरएसएस अगर सम्राट चौधरी के नाम पर सहमत नहीं होती है तो फिर कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा अब आरएसएस की तरफ से होने लगी है। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को भी। देखिए प्रवीण जी, ये चर्चा हुई तो है, मार्च महीने में ही चर्चा हुई आरएसएस और बीजेपी के बड़े लोगों में, बड़े नेताओं में, और आरएसएस की तरफ से अपने तर्क रखे गए। और आरएसएस का ये कहना है कि ठीक है, वहां 35 साल से ओबीसी सीएम रह चुके हैं, लालू जी, फिर राबड़ी जी, फिर नीतीश जी, बीच में थोड़ी देर के लिए मांझी रहे। तो आरएसएस का ये कहना है कि हमें दलित या ईबीसी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि दलित एज ए होल आप देखेंगे तो उनकी आबादी 20% से ज्यादा, 22% लगभग है, और ईबीसी अति पिछड़ी जाति 36% है। तो ये दरअसल आरएसएस का ये गेम प्लान इसलिए भी है और बीजेपी का भी एक गेम प्लान इसलिए है कि मान लीजिए बीजेपी कहीं भी सत्ता में आती है तो एक टर्म के लिए की सोच कर नहीं आती कि एक ही टर्म रहना। बीजेपी और आरएसएस के जो कर्ता धर्ता हैं वो बहुत लंबी दूरदर्शिता के हिसाब से तय करते हैं, और उनको लग रहा है कि अगर लंबे समय तक शासन में बिहार के रहना है तो दो समूह, अति पिछड़ी जाति और जो अनुसूचित जाति, ये दोनों मिलाकर 56% हो जाते, और 10% जो है वो हिंदू सवर्ण है। मान लीजिए 12-13% भी होंगे हिंदू सवर्ण। तो उनको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन हम बनाते तो 50% मार्क को क्रॉस कर जाएंगे वोट प्रतिशत के हिसाब से। तो इसमें दो तरह की चर्चा है कि अगर दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री होगा तो अति पिछड़े समाज का एक पावरफुल उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री तो अगर अभी के हिसाब से निशांत ही होंगे निश्चित रूप से।
तो दूसरा, अगर कोई उप मुख्यमंत्री अगर जेडीयू से बने तो जेडीयू भी कोशिश करेगी कि अति पिछड़े समाज का कोई बन जाए, ताकि उनका, देखिए जेडीयू का जो आधार वोट है वो दो, अति पिछड़ा है और महिला है। लव कुश तो उनका है ही, वो तो पेटेंट है, जिधर नीतीश उधर लव कुश। ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फैसला नागपुर से होगा, यानी नागपुर में कोई बैठा हुआ आरएसएस का कोई प्रचारक या कोई उसके सलाह पे अगर सरसंघ चालक इस चीज को तय करेंगे और फिर बीजेपी को सलाह देंगे, तो समस्या ये है कि बिहार जो है महाराष्ट्र नहीं है कि आपने ठाकरे को भी खत्म कर दिया, पवार फैमिली को भी के भी पावर को खत्म कर दिया, शिंदे को भी समय के बाद साइडलाइन कर दिया, फिर अजित पवार जी का एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया, तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया। बिहार जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के केंद्र में रहा। जो गैर कांग्रेस विरोधी जो आंदोलन भी शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति, वो बिहार की धरती से शुरू हुआ, और उसके बाद कांग्रेस पूरे देश में कमजोर हो गई। वो बीजेपी का योगदान तो बाद में है, पहले बिहार से जो समाजवादी विचारधारा का जो आंदोलन शुरू हुआ और जो संपूर्ण क्रांति में बदल गया, जेपी उनके चेहरे थे, और जेपी के बाद जो सेकेंड लाइन जितने भी थे वही सत्ता में किसी न किसी तरह है, और उसी के साथ बीजेपी का भी सहयोग रहा। तो बिहार में कोई ऐसा प्रयोग जो वहां सोशल फैब्रिक को इग्नोर करके किया जाएगा और केवल सिंबॉलिक चेहरे के लिए कोई चीज लागू कर देंगे, तो 2-3 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसके बाद मान लीजिए सम्राट चौधरी साइडलाइन हो जाते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी चुप बैठेंगे? उन्होंने भी तो टिकट बांटा है, 10-20 तो उनके विधायक हैं ही, और संख्या बल नीतीश जी अगर दिल्ली गए और वहां उनको मनचाहा सब कुछ नहीं मिला, निशांत उप मुख्यमंत्री बन के खुश नहीं हुए, तो तेजस्वी तो बैठे हैं। और कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण जी, वो जेडीयू के साथ आने के लिए तैयार है, बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार नहीं। क्यों संजीव जी, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि जिस मिजाज के खास करके नीतीश कुमार हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इसको मान लेंगे कि जैसा आरएसएस चाहेगी वैसा ही कोई मुख्यमंत्री हो, और जिसको आरएसएस चाहेगी वही मुख्यमंत्री हो, इसको नीतीश कुमार मान लेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि वो सभी समाजों को लेकर चलने वाले हैं, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं, और ऐसे में जो आरएसएस की विचारधारा है वो जरूर नीतीश कुमार उस एनडीए गठबंधन में है, लेकिन पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा को नीतीश कुमार ने अडॉप्ट नहीं किया है। देखिए, एक बात बताओ, नीतीश अगर कुछ बोल दिया तब तो बड़ी बात है, लेकिन अगर नीतीश जी चुप रह गए तो समझिए बीजेपी का खेल खत्म है, फिनिश है बीजेपी। इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान ने कांग्रेस को किक आउट किया। बीजेपी की बिहार की राजनीति में कांग्रेस को कहते हैं भस्मीभूत किया इन तीनों महारथियों ने। तो क्या इस दिन के लिए किया था कि कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी को अपने सर पे बिठा लें? ये सोचने वाली बात है। इसलिए नीतीश जी चाहेंगे कि बीजेपी ऐसी गलती करे ताकि बिहार की जनता देख ले कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगा। इसलिए भी नहीं चलेगा, आज जो नीतीश जी सत्ता में और जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वह इसलिए नहीं है कि वो कुर्मी जाति से आते हैं, उनके काम से है। क्योंकि कुर्मी जाति की आबादी तो 2.5% है, तो फिर नीतीश कुमार को लोग इतना वोट क्यों देते हैं? क्योंकि उनके काम से देते हैं, उनकी क्षमता से देते हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो सौम्य स्वभाव है, और जो वो निष्पक्ष ईमानदारी पूर्वक कार्य करते और किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखते, इसलिए नीतीश कुमार को जनता ने वोट दिया। लेकिन बीजेपी अगर किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर सीएम पद पर थोप देगी, जैसे दिल्ली में थोप दिया रेखा गुप्ता, वहां राजस्थान में थोप दिया शर्मा को, तो आप थोप तो दिया आपने, लेकिन हाँ, तो लोकसभा चुनाव में शर्मा तो विफल हो गए, भजन लाल शर्मा। लोकसभा चुनाव में तो आशातीत सफलता नहीं मिली, राजस्थान में सीटें घट गई बीजेपी की, कांग्रेस उठ गई। तो बिहार तो राजनीतिक समीकरणों के प्रयोग की कहिए वो है, कर्मभूमि है, वहां सारे राजनीतिक मुख्य केंद्र बिंदु है, और वहां कुछ इधर उधर अगर देखिए नीतीश जी को भी लग गया कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही इधर उधर करने के बारे में सोच रही है, तो आप जान लीजिए
गाड़ी जो है वो तेजस्वी के आवास में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और 126 विधायक तो अभी हैं ऑलरेडी, अगर जोड़ दें आप तो 126 हैं। 8-10 इस्तीफा दे देंगे, 8-10 एब्सेंट हो जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ जाएगी तो बीजेपी के पास एक ही सहयोगी दल बच जाएगा, चिराग पासवान। इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता ढलान पर है और 29 में एक नया समीकरण बन सकता है। तो उस सामाजिक समीकरण के साथ सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि देखिए मांझी जी किसी विचारधारा से कमिटेड नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा किसी उनका विचारधारा सत्ता में रहना है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग अगर नागपुर से बैठ के कोई प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, या यूं कहें कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लेंगे। जी अच्छा संजीव जी, एक सवाल ये कि क्या यहां पर जो खास करके ये कहा जा रहा है कि अब जो मोहन भागवत जिस प्रकार से चाहेंगे, आरएसएस जिस प्रकार से चाहेगी, वही अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम होगा। तो कुछ नामों की चर्चा हो रही है, जरा हमारे दर्शकों को उन नामों के बारे में बताइए कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हो रही है कि इन लोगों में से कोई एक बनाए जा सकते हैं। एक तो देखिए संजय पासवान जी के पुत्र हैं, वो वाजपेयी जी के दौर में मंत्री भी रहे थे और वो सांप वहां भी अपने बॉडी पर टांग लेते थे, प्रोफेसर भी रहे हैं। और ये LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर के प्रोफेसर रहे। ये बहुत कम लोग बाहर जानते होंगे कि LSW एक सब्जेक्ट है और बिहार में LSW पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर के प्रोफेसर रहे। उन्हीं के पुत्र हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। नो डाउट विद्वान हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, और अभी रूस के दौरे पर भी हैं और बहुत मजबूती से बीजेपी की विचारधारा को डिफेंड करते हैं। तो गुरु प्रकाश पासवान की एक चर्चा है कि उनको आगे किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि जैसे गुरु प्रकाश पासवान को अगर सीएम बनाया जाएगा तो चिराग पासवान का अपना जो वोटर समूह है, पासवान वोटर, वो हो सकता है थोड़ा सा कट के गुरु प्रकाश पासवान के पास चला जाए। और ऐसे भी याद रखिए, संजय पासवान बनाम रामविलास पासवान पहले हो चुका है। बिल्कुल, संजय पासवान जब केंद्र में मंत्री थे और उसमें हो चुका है वो पासवान वर्सेस पासवान। तो अगर गुरु प्रकाश पासवान को सीएम बनाती है बीजेपी तो हो सकता है कि चिराग अंदर अंदर जो है नाखुश हो जाए। आगे क्या करेंगे वो तो चिराग ही जाने। दूसरी बात, दूसरा जो नेता दलित समाज, उनमें जनक राम जी का नाम सामने आ रहा है। और क्योंकि ये जनक राम रविदास समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, तो इनको आगे करके यूपी में भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी अगर ये बनते हैं तो। इसके पीछे ये कारण है। और रविदास समाज को ये बात है कि बिहार की सत्ता में कभी इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली नहीं है, तो अगर जनक राम को बनाते हैं तो वो देखने वाली बात होगी क्या करते हैं। तो जो अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के दो बड़े नेताओं की जो चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री पद पे, उसमें एक है गुरु प्रकाश पासवान जी और एक है जनक राम। और मुझे जैसा लगता है जनक राम चूंकि ज्यादा अनुभवी भी हैं गुरु प्रकाश पासवान से, और यूपी में रविदास समाज की आबादी अच्छी खासी है, तो हो सकता है कि अगर दलित समाज से किसी को आगे किया जाए तो जनक राम की संभावना मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि यूपी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। जी अच्छा संजीव जी, ये लोग तो कम से कम नागपुर नहीं गए हैं, लेकिन जो नेता नागपुर चले गए हैं उनके बारे में क्या चर्चा है? प्रेम कुमार जो स्पीकर है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नागपुर का दर्शन करके आए हैं। और एक महिला नेता है, उनका नाम बोलना ठीक नहीं होगा, एक महिला है, वो भी गई है। क्योंकि ये भी चर्चा है प्रवीण जी, चूंकि 29 का जो लोकसभा चुनाव है, महिला वंदन जो कानून पारित किया था उसके आधार पे होगा, तो महिला वाली सीटें बढ़ जाएगी। तो कई महिला सीएम की भी चर्चा चल रही। उसमें हो सकता है धर्मशिला गुप्ता जी का नाम पहले लिया जा रहा था। वो पिछड़ी जाति में आती हैं, क्योंकि गुप्ता समाज जो है बिहार में, उसमें बहुत उपजातियां हैं जो कि उसमें आती हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में। जैसे आईपी गुप्ता, वो गुप्ता टाइटल लगाते हैं लेकिन आते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति, पान समाज, तो वो पिछड़ी जाति में ही आती हैं, तो उनका नाम आगे चल रहा है। और ईबीसी में जो नाम है, जिसमें प्रेम कुमार जो स्पीकर है वो खुद चाहते हैं कि उनका भी नाम दौड़ में शामिल हो जाए। और एक नाम तो ईबीसी में बड़ा चौंकाने वाला है, अभय कुमार गिरी का नाम सामने आ रहा है कि उनकी चर्चा चल रही है। और अभय कुमार गिरी जो गोस्वामी समाज से आते हैं, मूलतः ये दशनामी संप्रदाय जो शंकराचार्य जी ने चलाया था उसी में आते हैं। लेकिन ये अभी वैसे ये जितने में है गिरी पर्वत
गोस्वामी, ये टाइटल वाले जितने भी लोग हैं वो ईबीसी में आते हैं बिहार में, अत्यंत पिछड़ी जाति। तो ये शैव मार्ग के हैं, और ये जो है ये भी इन्होंने शादी नहीं की है। नॉर्थ ईस्ट में ये संगठन में ये काम करते रहे, प्रचारक हैं, लंबे समय से आरएसएस जुड़े हैं। इनका भी नाम आ रहा है, देखिए अभय कुमार गिरी का भी नाम सामने आ रहा है, और एक संजीव चौरसिया जी का भी नाम बोला। वो उनके पिताजी गंगा प्रसाद चौरसिया जो है। संजीव जी ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, खास करके उस शीर्ष नेता का मेरा मतलब बस एकदम बिल्कुल क्लियर होता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीसरे कोई नहीं है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्या जो आरएसएस कहेगी उस पर चलना पड़ेगा इन लोगों को, या जिस प्रकार से एक बार ये देखने को मिला था कि आरएसएस को साइड लाइन करके भी भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसले ले लेती है, क्या उस पर भी कुछ विचार होगा और आरएसएस को यहां से भी साइड लाइन करके हो ना हो सम्राट चौधरी के नाम को फिर से आगे कर दिया जाए और कहा जाए कि अगर सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनी है सभी की तो इन्हीं को बनाया जाए? नहीं, मेरा ये कहना है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां निश्चित रूप से आपने जिनका भी नाम लिया, मोदी जी और शाह जी के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए गए। इसमें कई, जैसे आप देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, असम में भी कह दीजिए, हिमंता को आगे इन्होंने नहीं किया। लेकिन यूपी में और महाराष्ट्र में जो दो मुख्यमंत्री हैं, वो आरएसएस का भी एक असर रहा है, योगी जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में और फडणवीस को भी मुख्यमंत्री बनाने, एक आरएसएस का स्टेक रहा। बिल्कुल, आरएसएस से ये चर्चा हुई है। अब बीजेपी उस चर्चा को मानती है नहीं मानती है, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि देखिए, नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का विरोध किया था आरएसएस, उनके नाम से सहमत नहीं थे आरएसएस के कर्ता धर्ता लोग, वो भी, क्योंकि उनको लगता था कि एक अनुभवहीनता है उनके पास, और इतने बड़े टॉल फिगर नहीं है पॉलिटिकली कि वो नहीं। बैकग्राउंड की बात नहीं है प्रवीण जी, किसी पद से जो पद की मर्यादा है, वह व्यक्ति के प्रतिभा से भी उस पद की मर्यादा बढ़ती है। जैसे उदाहरण दे दूं, राष्ट्रपति तो सब बनते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति, जो कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे, या प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, वो जो मर्यादा थी, या वेंकट रमन जब राष्ट्रपति थे, वो जो मर्यादा थी, वो आप नहीं कह सकते कि हर राष्ट्रपति के साथ पीपल्स प्रेसिडेंट हर राष्ट्रपति को नहीं कहा गया है। आप देखिए, कलाम साहब को कहा गया पीपल्स प्रेसिडेंट। तो पद है, और ये पद ऐसा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे साउथ और नॉर्थ को जोड़ता था। आरएसएस का कहना था कि आप साउथ से किसी को बनाइए बीजेपी का, ताकि साउथ में हम एक्सपेंड कर सकें। साउथ में किसी को बनाइए। बीच में तो अन्नामलाई का भी नाम चला था, तमिलनाडु के बहुत तेज तर्रार नेता है, लेकिन फिर साइडलाइन कर दिया गया। क्योंकि अब जो भी हो, मुझे लगता है कि ठीक है। तो नितिन नवीन जी हैं, मान लीजिए बिहार में भी उनका पॉलिटिकल इंपैक्ट पटना से बाहर तो नहीं है, बिल्कुल, और वो भी इसलिए कि जिस इलाके से वो आते, वो कायस्थ बहुल पटना का इलाका है, पूरा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट ही कायस्थ बहुल है, तो वहां, लेकिन पटना के बाहर जाएंगे तो ठीक है। अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आप देखिए बंगाल में जब वो जाकर जब मुंह खोला उन्होंने, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो उन्होंने बोला, वो इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि पूरा बंगाली भद्रलोक जो है वो भड़क गया, पूरा बंगाली भद्रलोक भड़क गया कि ये क्या बोल रहे हैं ये, कि उनको शांति पुरस्कार मिला नोबेल का, जबकि उनको साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। तो वो होता है प्रवीण जी, अगर आप किसी कम प्रतिभाशाली उसी प्रकार का संजीव जी एक बयान सम्राट चौधरी का भी आ गया है, खास करके, हाँ बिल्कुल, गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक को लेकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी चर्चा में करने ही वाला था। हाँ, वो भी वो विडंबना है, क्या करेंगे, भारतीय राजनीतिक विडंबना है। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी के पक्ष में क्या बात जाता है, वो जाता है कि वो लवकुश उस इक्वेशन से आते हैं, और अति पिछड़ा वोट, अगर लवकुश इंटैक्ट रह गया, अति पिछड़ा नीतीश को कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं, जेडीयू को, वो कभी नहीं अति पिछड़ा जाएगा आरजेडी के साथ, ये तय मानिए। कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तभी अति पिछड़ा समाज जाएगा लालू जी के पास या तेजस्वी जी के पास। तो वो एक समीकरण को साथ देते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री रहे, निशांत उप मुख्यमंत्री रहे, एक अति पिछड़ा मान लीजिए उप मुख्यमंत्री हो जाए, तो सवर्ण तो जाएगा नहीं तेजस्वी के साथ, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो तो सवर्ण जाएगा। तो एक समीकरण आपका जीतने वाला बनता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए बीजेपी की तरफ से, जिसको नीतीश कुमार भी अंदर से पसंद ना करें,
सम्राट चौधरी भी पसंद ना करें, अंत में विजय सिन्हा भी पसंद ना करें, और मान लीजिए गुरु प्रकाश पासवान को बना दिया तो चिराग भी पसंद ना करें, तो भविष्य क्या होगा? देखिए, ऐसा बिहार इतना वो रिवॉल्यूशन स्टेट है, रिवॉल्यूशन करने वाला स्टेट है शुरू से। यहां तक कि उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो उस समय वो रिवॉल्यूशन ही था, वो बगावत ही था। पुराने विचार, सनातन के विचारधारा के खिलाफ एक तरह से बगावत ही था। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापना के बारे में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने अपने विचार प्रकट तो और बाद में एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। तो ये करें, वो बगावत की भूमि है वो। चाहे वो शेरशाह को आप देख लीजिए, पूरे मुगल सल्तनत को उन्होंने उखाड़ दिया था शेरशाह ने। तो हर युग में, और मॉडर्न टाइम में भी आप देखिए, जेपी ने इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ दिया था। तो बिहार से एक कहते हैं कि वो एक क्रांति की भूमि है, और वो क्रांति ऐसी नहीं होती है जब इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन करना और बहुत ज्यादा कोई चीज, अब मान लीजिए कोई अभय कुमार गिरी को बना देते हैं, बिहार में 10 आदमी नहीं जान रहे अभय कुमार गिरी को, होंगे बहुत बड़े प्रचारक, होंगे बहुत बड़े प्रचारक। तो इसके बाद लालू जी के लिए स्पेस पैदा हो जाए। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्या वो किसी भी कीमत पर अभी नीतीश कुमार को नाराज करने के बारे में सोच रही है? और नीतीश कुमार अगर नाराज हो जाते हैं, अभी तो वो राज्यसभा गए भी नहीं है, और राज्यसभा जाने के बाद भी उनके पास 6 महीने का तो समय है ही अभी। तो अगर इस दौरान वो अगर नाराज हो जाते हैं, उनके मनमाफिक सब कुछ नहीं होता है, तो नीतीश कुमार के बारे में तो ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। और खास करके बिहार के पॉलिटिक्स में तो जब जब वो जो चाहे वो कर लिए, चाहे वो उनको अगर आरजेडी के साथ जाना हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना हो, लोग जरूर ये कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि वो पलटू राम है उनके बारे में, लेकिन नीतीश कुमार तो एक स्टैटिक है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मैं तो अपने जगह पर हूं, कोई आकर मेरे साथ मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो तो सीएम की कुर्सी पर यथावत बने हुए हैं, वो वहां से हटते नहीं है। कोई भी साथ आने वाला एक दूसरा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो कोई हो, कभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नीतीश कुमार को नाराज करने के बारे में सोच रही है क्या? मुझे लगता है कि नीतीश जी भी सोच रहे होंगे कि कर ही लो मुझे नाराज, कर ही लो मुझे नाराज। वो समीकरण निशांत के लिए रास्ता क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए रास्ता। देखिए एक बात देख लीजिए, अगर नीतीश जी 2024 के लोकसभा से पहले इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं आते, तो मुझे लगता है केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि वहां वो इंडिया गठबंधन में जाते, ज्यादा सीटें तो जीतते ही लोकसभा चुनाव में, बीजेपी की भी सीटें बिहार में घटती, जैसे यूपी में घट गई। बिल्कुल। और तब ये आंकड़ा प्लस 20 के आसपास आप देखिए, 12 तो जेडीयू के हैं, 12 उधर जोड़ लीजिए, और 12 इसके हैं, तो 6 जोड़ लीजिए, 6 बीजेपी जीत पाती, 18 सांसद बढ़ जाते इधर इंडिया गठबंधन के, और के आसपास या 200 या 220 के आसपास सिमट जाती। अगर नीतीश कुमार जाते और पूरे राज्य, पूरे देश में प्रचार भी करते, तो वो एक मैसेज जाता कि पूरा जो इंडिया अलायंस वो है वो इंटैक्ट है, और सभी पार्टी उसमें जो है वो है, और खास करके जो क्षेत्रीय दल है जो जहां मजबूत स्थिति में है वो उस इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और भी कम हो जाती। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि एक माहौल जो बना पाए लोकसभा चुनाव से पहले, वो मोमेंटम टूट जाता बीजेपी का। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, नीतीश जी का भी अपना एक स्वार्थ है कि उनका बेटा सेट हो जाए, लेकिन वो ये भी देखेंगे कि ऐसा ना हो कि बीजेपी अपना गेम खेलकर उनको ही बाद में आउट कर दे सत्ता से। क्योंकि नीतीश जी जरूर एक बार सोचेंगे कि उनके कमजोर पड़ने पर क्या निशांत को वही सम्मान मिलेगा एनडीए में, और वैसी स्थिति वो आने देंगे नहीं। और कल रात भी आप देखिए, विजेंद्र यादव से जाके निशांत ने मुलाकात की है, आज उन्होंने जो सक्रिय सदस्यता ली है, और ये सारे संकेत ऐसे बताते हैं प्रवीण जी कि निशांत से बहुत खुश हैं नीतीश कुमार, और खुश हैं
तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने आज तक अपनी शर्तों पर ही राजनीति की है। बहुत विश्लेषण आ रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। देखिए, अगर नीतीश जी के मनमाफिक नहीं हुआ और बीजेपी इसी तरह उटपुटांग कोई निर्णय लेती रही, उटपुटांग निर्णय मतलब किसी को बना दिया सीएम, तो किसी को बना देंगे सीएम तो वो बिहार में सरकार नहीं चला पाएगा। पूछिए क्यों? सम्राट चौधरी भी 10-12 विधायक लेके अलग हो जाएंगे अगर बाद में समीकरण बदलता है तो। और मान लीजिए तेजस्वी ने यह कह दिया कि निशांत सीएम हो जाए, हम उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सम्राट भी उप मुख्यमंत्री रह जाए, ये तो त्रिवेणी संघ एकजुट हो जाएगा। अगर यानी यादव कुर्मी कोई एक साथ आ जाएगा तो मांझी जी भी वहीं जाएंगे, कुशवाहा जी भी वहीं जाएंगे, क्योंकि भविष्य वही है, फिर भविष्य वही है। और बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? अगर सम्राट भी चले जाते तो बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? आप खुद तो भविष्य में बीजेपी एक आखिरी सवाल लेंगे। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मोड में ही नहीं आई थी कि उनकी कभी जो है वो बिहार में वो अपना सीएम बना लेगी? और इसीलिए आप देखिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में कोई भी सीएम फेस के लिए तैयार नहीं हो पाए, कोई भी नेता। इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी की कमी रह गई? क्योंकि अगर उनको ये लग रहा है होता पहले से कि आज ना कल उनका सीएम मतलब बिहार में हो जाएगा, तो किसी नेता को जो है वो पहले से ही एक प्रकार से आगे बढ़ाते और उनको फोकस में रखते। लेकिन ये तो बार बार अपना नेता ही चेंज कर लेते हैं। नहीं, देखिए, आंतरिक गुटबंदी बहुत ज्यादा है। सुशील मोदी एक लोकप्रियता उन्होंने हासिल की थी, और लेकिन आंतरिक गुटबंदी ऐसी हुई कि बाद में सुशील मोदी जी को ही साइडलाइन कर दिया गया, वहां की सत्ता से हटा दिया गया। और उसके पीछे गिरिराज सिंह थे, उसके पीछे बाद में सम्राट चौधरी भी थे उस साजिश में शामिल। लेकिन अब सम्राट चौधरी अगर ये हो गए हैं, मतलब उनका कद बढ़ गया है बीजेपी में, तो दूसरे नेताओं ने एक तरह से पोलराइजेशन कर लिया। बीच में नित्यानंद राय को काफी आगे बढ़ाया था, फिर उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, उनको बुला लिया गया केंद्र में एक तरह से। तो होता है ना, किसी नेता को टिकने ही नहीं दे रहे आप, और आपसी वहां पे है, बीजेपी के अंदर इंटरनल रिफ्ट है। और सामने जो है बहुत स्टॉलवर्ट लीडर्स हैं, लाइक नीतीश कुमार, लाइक लालू जी, तेजस्वी मीन्स लालू जी, ठीक है। तो उसके टक्कर का नेता आप कहां से पैदा कर देंगे? लालू यादव जैसा मास लीडर या नीतीश कुमार जैसा मास लीडर एक दिन में पैदा नहीं होता है। और अभी क्या स्थिति हो गई है बीजेपी में, तो एक्सपोर्टेड लीडर है, वर्कर बेचारे खट रहे हैं, वर्कर की पूछ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी एक स्ट्रक्चरल वीकनेस। यही मेरा आखिरी था, लेकिन एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं। कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार, खास करके आप देखे होंगे वो पोस्टर दिखा होगा, और कल हम लोग उस पर एक कार्यक्रम भी किए थे, कि उस पोस्टर को देखकर नीतीश कुमार काफी भावुक हो गए थे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, नीतीश कुमार के मन में चल रहा होगा कि अरे यार ये लोग तो इसी तरह से बोल रहे हैं, चलो राज्यसभा चले जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक इसको टालते हैं और 6 महीने के बाद देखा जाएगा फिर क्या करना है नहीं करना है? हाँ, हो सकता है। नीतीश जी के मन को पढ़ना बड़ा मुश्किल। और सबसे बड़ी बात प्रवीण जी इसमें आप देखिए, ललन सिंह जो है, भले अभी संजय झा जी हों, लेकिन ललन सिंह और नीतीश जी बहुत ही एक दोस्ताना रिश्ता जिसको कहते हैं। और ललन सिंह क्यों चुप हैं, ये चुप्पी मुझे खल रही है। वो जब निशांत की एक तरह से ताजपोशी भी उसमें आए और उसके बाद चले गए दिल्ली और बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो ये चुप्पी, जबकि इस बीच नीतीश कुमार जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से निर्वाचित हुए, और गिरधारी यादव को लेकर उन्होंने बांका के सांसद को लेकर स्टेटमेंट दिया, लेकिन सीएम पद को लेकर कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप बैठे। ऐसी क्या बात है? एक चीज, एक आपका इससे पहले वाला जो सवाल था उस पर बस एक लाइन जोड़ दूं। हालांकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप भी नहीं चाहती किसी भी राज्य में कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाए, ये कांग्रेस मॉडल है। जैसे देखिए, शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बढ़ गया तो उनको दिल्ली बुला लिया गया, मोहन यादव को बना दिया गया। हरियाणा में देखिए, हाँ, योगी जी के साथ भी वही हो रहा है कि कोई ऐसा नेता इतना बड़ा ना हो जाए, बट वृक्ष ना हो जाए कि वो केंद्र की सत्ता के लिए खतरा हो। ये भी एक सोच है बीजेपी की। चलिए संजीव जी, तो आज इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को
शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।